नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। टीवी पे ऐड आप देखते होंगे कि कैसे एक क्रीम से 7 दिन में आपको गोरा होने का दावा किया जाता है और हम धड़ल्ले से उस ऐड के चक्कर में आकर के क्रीम खरीदने लगते हैं। हालांकि सालों तक हम गोरे नहीं हो पाते हैं। बस ऐसे ही झांसों का पूरा कारोबार चलता रहता है और दुर्भाग्य से जो योग हमें जागृति देता है, यहाँ पे भी कुछ झांसे फैलाए जा रहे हैं। YouTube पे ऐसे झांसे वाले योग के वीडियो की भरमार है, जहाँ आप भी झांसों से बिना सबक लिए इस तरह के दावों में फंस जाते हैं और सही योग से चूक जाते हैं। इसलिए रूपांतरण कायाकल्प हो नहीं पाता। कपालभाति भी ऐसे ही झांसों का शिकार है। कपालभाति को बताया गया जो पहला झूठ है कि कपालभाति प्राणायाम, दरअसल कपालभाति क्रिया है। आप अगर प्राचीन जो मिडाइवल पीरियड में ग्रंथ आया हठयोग प्रदीपिका, उसमें पहली बार कपालभाति की चर्चा है और उसे क्रिया बताया गया है, प्राणायाम नहीं। फिर आप कहेंगे क्रिया और प्राणायाम में क्या अंतर है? इसको समझ लेंगे तो इस भ्रम से आप उबर जाएंगे। प्राणायाम के 3 हिस्से हैं, रेचक, पूरक, कुंभक, यानी सांस का लेना, छोड़ना और रोकना। और ये पूरे प्रक्रिया को जब आप आयाम देते हैं, आयाम मतलब विस्तार, तो यह प्राणायाम होता है। यानी पूरक मतलब लेना को आप लंबा करते हैं, स्वाभाविक रूप से सांसें 2 से 3 सेकंड अंदर आती है। अगर आप इसको 20 सेकंड कर लें, 30 सेकंड कर लें, तो ये हो गया आयाम। सांस स्वाभाविक रूप से 2 से 3 सेकंड छूटती है, तो आप जब इसको आयाम देते हैं जैसे ओंकार भ्रामरी में, तो ये हो जाता है प्राणायाम, क्योंकि वो अब लंबी सांस आप छोड़ पा रहे हैं। उसी तरह अब कुंभक बचा। अमूमन नेचुरल तरीके से हम सांस को रोकते नहीं हैं, नियंत्रित नहीं करते हैं। तो जब हम उसके रोकने की अवधि को बढ़ाते हैं, वो कुछ सेकंड के लिए सांसें आती हैं और जाती हैं, उस बीच में रोकने का कार्य घटित होता है। तो जब आप उसमें विस्तार देते हैं तो वो आयाम जो कुंभक में हुआ वो हो गया प्राणायाम। कपालभाति में आप कहीं भी इस तरह के आयाम को नहीं देखते हैं, जहां सांस लेने की और छोड़ने की गति को यानी अवधि को बढ़ाया गया। तो वो एक फास्ट ब्रीदिंग है, इसीलिए हमारे पहले के योगियों ने इसको क्रिया कहा, प्राणायाम नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कपालभाति प्राणायाम नहीं, तो प्राणायाम जैसा वो लाभ हरगिज आपको नहीं दे सकता है, भले ही दावे लाख किए जाएं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। और हठयोग प्रदीपिका के आचार्यों ने कहा कि अगर व्यक्ति आसन प्राणायाम नियमित करता है तो उसे षटक्रमों, जिसमें एक कपालभाति भी है, उसकी करने की आवश्यकता नहीं। आप स्क्रीन पे उससे संबंधित श्लोक को देख के अर्थ निकाल सकते हैं। पहले झूठ ये हो गई। दूसरा झूठ कहा गया अभी हाल ही में कोरोना के समय में कि भस्त्रिका कपालभाति से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाइए, क्योंकि मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ती जा रही थी। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति दूसरी लहर में ऑक्सीजन को मोहताज हो गया था। लेकिन ये एक सरासर झूठ है, क्योंकि अमूमन हम जब सांस लेते हैं तो 2 से 3 सेकंड से ज्यादा का सांस नहीं होता। कपालभाति में इसका ड्यूरेशन और कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 सेकंड सांस ले रहे हैं तो हमें 3 सेकंड का ऑक्सीजन मिला। अगर मैं इसको 30 सेकंड कर दूं तो 30 सेकंड ज्यादा ऑक्सीजन मिल गया। जैसे एक सांस मैं लूं, लेता जाऊंगा, लेकिन आपका समय कम करने ने मैं दिखाया कि मैंने सांस को एक आयाम दिया, तो ये प्राणायाम है। तो यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे अंदर बढ़ जाएगी। अब कपालभाति में आप नेचुरल सांस से भी जल्दी सांस लेते हैं, जैसे तो ना तो सांस ले पा रहे हैं ना छोड़ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका ऑक्सीजन स्तर कैसे बढ़ेगा? तो ये सबसे बड़ा झूठ जो बोला गया कोरोना काल में, और इससे नुकसान बाकायदा हो सकता है, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, आप एकदम से ऑक्सीजन की कमी रहती है। इसीलिए कोरोना में आपने देखा होगा कि पेशेंट सब हाँफ रहे हैं, जो बीमार, सांस उनकी उखड़ रही है। अस्थमा में भी ऐसा ही होता है।
तो ये जो दावा किया जा रहा है ऑक्सीजन बढ़ने का, जब सांस ही नहीं बढ़ रही तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा, इसलिए झूठ है, इससे आप बचेंगे। और डेली लाइफ में खास तौर पे अस्थमेटिक पेशेंट हैं, सांस रोगी हैं, वो कभी भी जल्दी सांस ना लें, उसकी जगह आप वशिष्ठ प्राणायाम जैसे डायफ्राम को मजबूत करने वाले प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे आपकी सांस लेने की नेचुरल क्षमता बढ़ सकती है या बढ़ाई जा सकती है। तो ये दूसरे झूठ से आप सचेत रहिए। तीसरा झूठ कहा गया कि 99% बीमारियां कपालभाति से खत्म हो जाती है। अब खुद कह रहे हैं कपालभाति, जहां पहली बार वर्णन हुआ कि अगर जो आसन प्राणायाम करते हैं उनको कपालभाति की जरूरत ही नहीं। ऐसे हठ योग के आचार्य हैं जिन्होंने पहली बार कपालभाति की रचना की, वो खुद नहीं मान रहे कि इसमें कुछ चमत्कारिक गुण है। तो फिर ये दावे कहां से आए? और अगर 99% बीमारियां कपालभाति से ही ठीक हो जाती तो बाकी जो आसन प्राणायाम हमारे ऋषियों ने बताए हैं उसकी क्या जरूरत थी? या जो स्वयं ये दावा करते हैं कि कपालभाति से 99% बीमारियां खत्म हो जाती, वो सिर्फ कपालभाति क्यों नहीं सिखाते हैं फिर, जब इतनी गुणकारी है? बाकी वो आसन प्राणायाम और दूसरे तरह की जड़ी बूटियों को लेने बेचने का काम हमें सबको बंद कर देना चाहिए। फिर इतनी दुकानें मैंने क्यों खोल रखी है, उसको बंद कर देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। और 1% ने क्या ऐसा भूल किया था, क्या पाप किया था? 99 की जगह 100% बोल देते, अच्छा होता फिर हम कपालभाति ना करके, योग ना करके कपालभाति सिर्फ बोलते कि कपालभाति नहीं, ये कपालभाति ही योग हो जाता। तो इस तरह के बड़े दावों से हम असली चीज को कभी नहीं लोगों को दे पाएंगे। और लोग जब योग में आते हैं वो गुमराह हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि योग से कुछ फायदा है। फिर यही लोग कल को जिम, एरोबिक्स, फिटनेस के दूसरे साधन के तरफ चले जाते हैं और योग की असल कोहिनूर से, असल खजाने से वो दूर हो जाते हैं। इसलिए गलत दावे हमें नहीं करने चाहिए, उससे योग का और लोग का दोनों का नुकसान होता है। चौथा दावा किया गया कि कपालभाति से माइग्रेन पेन, सिर दर्द है, पेट की बीमारी है, उसको आप समाप्त कर सकते हैं। आप भूल करके भी इस तरह की गतिविधियों में मत फंसिए। आप स्वयं देखें कि जब आपको सिर दर्द हो या माइग्रेन का दर्द हो, आप जोर से सांस लेके देखिए और आपको झल्लाहट फील होगी, सिर में और दर्द होगा। आपको जब भी सिर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, तो इसका अर्थ यही है कि आपका ब्रेन बहुत ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन उसका ईंधन ऑक्सीजन उसको उतना नहीं मिल रहा है। तो ईंधन की कमी से सिर में दर्द होने की शिकायत शुरू हो जाती है। तो आप आगे झुकने वाले आसन करें जिससे ब्लड सर्कुलेट होगा, और आसन में धीमी धीमी गति से सांस लें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, तो आपको तत्काल राहत पहुंचेगी। दूसरा, जितने स्लो डीप प्राणायाम है, नाड़ी शोधन, ओंकार, भ्रामरी, वशिष्ठ, परशुराम, वाल्मीकि, ये सब करने से आपको माइग्रेन में राहत पहुंचेगी। तो इसका ध्यान रहे। और जब दावों के भंडार लग जाते हैं तो लोग और बड़े बड़े दावे करते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य जो जनता है, जो आसानी से भोले भाले होने की वजह से उन दावों में फंस जाते हैं, तो लगता है कि एक दावा काम कर गया तो और बड़े दावे किए जाए। तब दावा आता है कि कपालभाति से कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण में जो एक नियम है, एक बताया गया कि कुंडलिनी जागरण की अवस्था क्या है कि ईड़ा पिंगला जब संतुलित हो जाए, ईड़ा पिंगला मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब समान हो जाए। जब भी आप फास्ट सांस लेते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। जैसे आप रनिंग करके आते हैं तो उस समय आप ज्यादा एक्टिव होने से सूर्य एक्टिव होने की निशानी है, गर्म होने की निशानी है। तो आप दौड़ते हैं तो गर्म हो जाते हैं, ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो आपकी सांसें तेज चलने लगती है क्योंकि सूर्य नाड़ी बहुत बढ़ जाती है। आप डर होता है, सांप सामने आ जाए तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, क्योंकि सूर्य नाड़ी आपका भय से, डर से खड़ा हो जाता है। तो जब सूर्य नाड़ी ज्यादा होगा, और वर्तमान समय में ऐसे ही सूर्य नाड़ी ज्यादा है हमारी, क्योंकि हमारा जीवन बहुत प्रेशर में है, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे जद्दोजहद करते हैं, प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, घुड़दौड़ मची हुई है, इसमें सूर्य नाड़ी ऑलरेडी बढ़ ही रहा है और कपालभाति और बढ़ा रहा है। तो एक्सेस सूर्य से आपको एसिडिटी हो सकती है, पेट में जलन की समस्या हो सकती है, अल्सर हो सकता है, ज्यादा
सूर्य बढ़ने से आपके बॉडी में गर्मी ज्यादा पैदा होगी और गर्मी होने से आपको कील मुंह से ज्यादा आ सकते हैं, बाल आपके झड़ सकते हैं, समय से ज्यादा पहले पक सकते हैं। तो ये सब उसकी गड़बड़ियां हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है। लेकिन उसके उलट बताया जा रहा है कुंडलिनी जागरण होगा, जबकि ये संतुलन ही नहीं है। जितना आप स्लो डीप ब्रीदिंग करेंगे, जो पहले के प्राचीन शास्त्र में बताया गया, कहीं फास्ट सांसों के बारे में अगर प्राचीन ग्रंथ में बताया गया हो तो आज ही मुझे दे दें, मैं कल से सारा वीडियो बंद कर दूंगा बनाना और आपको ज्ञान को शेयर करना। तो ये कहीं भी प्राचीन समय में जानकारी नहीं दी गई है। तो आपको सही जानकारी के लिए वशिष्ठ योग का ये योग वाली संकल्प है कि हम सही से ही रूपांतरित हो सकेंगे, ताकि योग को ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर सके सही स्वरूप में। तो ये है कुंडलिनी, तो बहुत दूर की बात है। यहाँ सामान्य समस्याएं भी आपको और जटिल हो सकती है अगर कपालभाति को इस तौर तरीके में एक महिमा मंडित करके बेचा जाएगा। कपालभाति क्रिया की फिर उपयोगिता क्या है? बस इतनी ही कि अगर आप प्राणायाम से पहले कपालभाति करेंगे तो नासिका आपकी क्लीन हो जाएगी, इसलिए इसका नाम क्रिया यानी क्लींजिंग प्रोसेस कहा गया है। नासिका में कफ है, नासिका का रास्ता अवरुद्ध है, धूल गंदगी फंसी है, तो फोर्स से सांस उसको झटका मारता है और नासिका साफ हो जाती है। फिर आप प्राणायाम में ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकेंगे। इतनी ही कपालभाति की उपयोगिता है, वो भी धीरे धीरे करना है, ज्यादा नहीं। आधा घंटा 1 घंटे की जो सलाह दी जा रही है ये बहुत ही बचकानी सलाह है, और जिनको योग की गहरी समझ नहीं वही ऐसा दे सकते हैं। इसलिए आप गहरी समझ विकसित करें, और ऐसे कई सारे भ्रम को मिटाने के लिए हमने योग संजीवनी लिखा है, आपके पास आया होगा, कई लोगों ने अच्छा से बताया है कि क्या उसमें खजाना है। तो प्राचीन सारे ज्ञान को और अपनी अनुभूति को मैंने उसमें प्रकट किया है, इससे सारे भ्रम दूर होंगे और योग रूपी ब्रह्म आपका जागृत होगा। तो अगले बार ज्यादा से ज्यादा स्लो डीप ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, उज्जयी, ओंकार, भ्रामरी, वाल्मीकि, परशुराम, वशिष्ठ, इन सब का संधान करें और परम कल्याण को प्राप्त। धन्यवाद। जगना है, जगाना है, वीडियो शेयर करते रहना है। जय।